2 मिनट रुकिए भैया, आप 2 मिनट। फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय वितान भाग 2 से दूसरा अध्याय जूझ। जूझ नामक जो उपन्यास है, आनंद यादव के द्वारा रचित ये उपन्यास है। प्रथम हम आनंद यादव जी का जीवन वृत्तांत जानेंगे। जन्म सन 1935, कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। पूरा नाम आनंद रत्न यादव, पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से परिचित है। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर। डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में इन्होंने कार्य किया। अब तक लगभग 25 पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित की। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित जूझ उपन्यास है, ये किस विधा में ये उपन्यास तौर पे है। ये जो अध्याय हमारा जूझ का अर्थ होता है संघर्ष, और ये आत्मकथ्य के रूप में है। आत्मकथ्य से मतलब है कि लेखक ने स्वयं के बारे में बताया है, खुद के बारे में बताया इस उपन्यास में। और क्या बताया है, ये जो उपन्यास है जूझ, ये लेखक का बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है। और जूझ उपन्यास से एक अंश हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें लेखक ने बताया कि लेखक चौथी कक्षा में पढ़ते थे। चौथी कक्षा से में जैसे ही उन्होंने ये चौथी कक्षा पास की और 5वीं में हुए, तो उनके पिताजी ने उन्हें स्कूल भेजना बंद कर दिया, इसको लेखक को। और जैसे ही स्कूल भेजना बंद किया लेखक को, तो लेखक के पिताजी ने उन्हें खेत के कामों में लगा दिया कि आप ऐसा कीजिए, स्कूल में मत जाइए और आप खेत में काम कीजिए और कोल्हू पर काम कीजिए, कोल्हू पर भी, और खेतों में सिंचाई विंचाई आप अच्छे से करें। ये बातें लेखक के पिता ने लेखक को कही। तो क्या हुआ, अब लेखक दिन रात खेतों में सिंचाई का काम करता, खेतों में अन्य प्रकार का जो भी काम होता उसे करता, और फिर कोल्हू पर काम करता। इस तरह से लेखक की एक प्रबल इच्छा थी कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा सुशिक्षित नागरिक बने, और सुशिक्षित नागरिक बनने के बाद एक सरकारी नौकरी भी प्राप्त करे। लेकिन उनकी इस प्रबल इच्छा को उनके पिताजी ने दबा दिया, क्योंकि उन्होंने उन्हें किस में लगा दिया था, खेत में लगा दिया, खेत के कामों में लगा दिया। तो इस तरह से लेखक मानसिक रूप से परेशान लेखक ने मानसिक रूप से परेशान रहना शुरू किया। तो क्या हुआ, जैसे ही लेखक ने एक बार अपनी माँ से, जिस समय उसकी माँ उपले बना रही थी, और उस समय उनके मन में माँ से अपनी इच्छा जाहिर करने की उन्होंने सूझी लेखक ने, क्यों ना मैं अपनी ये जो इच्छा है अपनी माँ को बताऊं, हो सकता है कि माँ मेरी प्रकार ने से किसी न किसी रूप में कोई सहायता करे। तो उन्होंने अपनी माँ को बताया कि माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता हूँ। लेखक की माँ की भी इच्छा यही थी कि मेरा बेटा कम से कम 7वीं तक तो अवश्य ही पढ़े। तो उन्होंने, जैसे लेखक ने अपनी माँ को अपने मन की बातें बताया, तो लेखक की माँ बहुत ही खुश हुई ये सभी कुछ जानकर लेखक से। लेकिन लेखक की माँ एक तरफ काफी परेशान भी थी। उन्होंने ये सोचा हेलो उन्होंने ये सोचा कि कहीं इनके पिताजी इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न डाल दे। तो इस तरह से लेखक की माँ ने एक उपाय सोचा, क्यों न इनके पिताजी की जो शिकायत है वो राव दत्ता जी से की जाए।
और राव दत्ता जी कौन है? राव दत्ता जी गांव के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और जो लेखक के दादाजी है उन्हीं के खेतों में काम किया करते थे। अब माँ बेटे ने दोनों ने एक योजना बनाई कि दत्ता राव जी के पास जाएंगे, राव जी के पास जाएंगे और पूरी समस्या उन्हें बताएंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो इस समस्या का निराकरण करेंगे। तो माँ बेटे ने दोनों ने योजना बनाकर रात के समय वो राव जी के घर गए और राव जी को अपनी जो पीड़ा थी वो उजागर किए। राव जी के समक्ष उन्होंने अपनी पीड़ा को उजागर किया। उन्होंने बताया कि इनके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत करते रहते, काम धाम कुछ करते ही नहीं, और इस तरह से इस बच्चे को ही पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन इसको भी स्कूल उन्होंने भेजना बंद कर दिया और इस तरह से खेतों के कामों में इसे लगा दिया। तो उन्होंने राव जी ने लिख के इनको बताया कि आप ऐसा करें कि जैसे ही इनके पिताजी घर पर आते हैं तो आप उन्हें एक संदेश दे देना कि आपको राव जी ने अपने घर बुलाया है। और उन्होंने फिर क्या किया, राव जी ने उन्हें एक युक्ति सूझी कि आप ऐसा करो कि आप एक योजना के अनुसार आना, क्योंकि लेखक की मां को डर था कि अगर उसको लेखक के पिताजी को पता चल गया कि ये राव जी के घर गए थे तो वो एक सुअर की भांति उन पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित होंगे। तो इस तरह से लेखक की मां ने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इन पिताजी को, आप बीच में और हमारे बीच में जो बातचीत हुई है वो बातचीत आप इनके पिताजी को न बताएं। तो इस तरह से तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना बनाने के बाद वो अपने घर आ गए और बाद में क्या हुआ, जैसे लेखक के पिताजी आए, लेखक के पिताजी आने के बाद उन्होंने लेखक ने अपने पिताजी को संदेश दिया कि आपको राव जी ने बुलाया है। तो जैसे ही राव जी उधर गए और लेखक उन्हें बुलाने के लिए बाद में थोड़ी देर बाद अपने पिताजी को राव जी के घर गए, तो थोड़ी देर बाद उनकी माँ सब्जी का बहाना बनाकर राव जी के घर गई। तो राव जी ने लेखक से पूछ लिया कि भाई आजकल क्या करता रहता है। उन्होंने बताया कि मैं खेत में काम करता हूँ, पिताजी ने खेत के कामों में मुझे लगा दिया। तो राव जी ने कहा कि भाई पढ़ते लिखते नहीं हो। उन्होंने बताया कि नहीं पढ़ते लिखते नहीं, चौथी तक पढ़े हैं, लेकिन उसके बाद खेतों के कामों में पिताजी ने मुझे लगा दिया। तो फिर उनकी माँ भी आ गई और माँ ने पूरी की पूरी बात को उजागर किया किसके समक्ष, राव जी के समक्ष। तो राव जी ने उन्हें काफी डांट फटकार लगाई और डांट फटकार लगाकर लेखक के पिताजी को समझाया और लेखक को कहा कि भाई ऐसा है, आप पढ़िए और पढ़ लिख कर आप क्या करो, एक अच्छे से सुशिक्षित नागरिक बने और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। लेकिन क्या हुआ, लेखक के पिताजी की लेखक के पिताजी ने उनके समक्ष एक शर्त रखी, मैं इसे स्कूल तो भेज सकता हूँ लेकिन ये सुबह के 11 बजे तक पहले खेत में काम करेगा, उसके बाद स्कूल जाएगा और स्कूल के 1 घंटे बाद ये पशुओं को चराने के लिए जाएगा। अब लेखक ने बताया कि अभी तो जनवरी का महीना चल रहा है और परीक्षा के जो दिन है वो अभी भी क्या नाम है, कम से कम 2 महीने अभी बाकी है। तो मैं अच्छी से मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके ये 5वीं कक्षा पास कर जाऊंगा। तो इस तरह से बातचीत हुई, शर्त के अनुसार लेखक ने वो काम किया। अब लेखक ने स्कूल जाना शुरू किया तो जैसे ही लेखक स्कूल जाते थे तो उनके पहनावे को देखकर जो बाकी छात्र थे वो मजाक किया करते थे लेखक का। तो क्या हुआ, सिर्फ वो दो विद्यार्थियों से परिचित थे लेखक स्कूल में अपनी कक्षा में, वो भी उन्हीं की गली के। अब लेखक मानसिक से थोड़े से परेशान हो गए। उन्होंने ये जो बातें हैं ये अपनी माँ को बताई। माँ ने उनके पहनावा को बदल दिया, उनके लिए एक टोपी खरीदी और अन्य जो पहनावा था वो उन्हें खरीद कर दिया। तो लेखक स्कूल जाना शुरू किया। अब लेखक का जो स्कूल में जो एक अच्छी मित्रता के तौर पे
जो वसंत पाटिल जी है, जो कक्षा के मॉनिटर हैं, उनसे उनका नाता जुड़ गया लेखक का। अब वसंत पाटिल जी काफी होशियार है, पूरी स्कूल में उनका मान सम्मान है, कक्षा भी मान सम्मान है, टीचर्स भी उनका बहुत ही मान सम्मान करते हैं। इस तरह से क्या हुआ, ये सभी कुछ होने के बाद लेखक ने उनसे काफी प्रेरणाएं प्राप्त की। उसके बाद मास्टर सौंदर्यकर है, उनसे भी लेखक ने काफी वो की, क्या नाम है, प्रेरणा प्राप्त की। तो क्योंकि जो मास्टर जी है, मास्टर जी अंग्रेजी के मास्टर हैं, और वो छंद बनाना या फिर कविता बनाना या अलंकारों का, रसों का सुंदर प्रयोग करना, ये सभी कुछ वो अंग्रेजी हिंदी में अच्छी प्रकार से परिचित थे, और गणित में भी वो एक्सपर्ट थे। तो लेखक ने उनसे काफी प्रेरणा ली, और लेखक का मन भी कविता रचने के लिए हो गया। इस तरह से लेखक क्या करते थे, जैसे ही लेखक कोई कविता रचते थे, तो वो रात में या जब भी उन्हें समय मिलता, तभी वो मास्टर जी के पास जाते और उनसे छंद बनाना, वाक्यों को शुद्ध करना, कविता के अंदर जो भी कमियां होती उन्हें दूर करना, उनका निराकरण करना, लेखक जी मास्टर जी से पूछा करते थे। और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो उनका जीवन है लेखक का, आनंद यादव जी का, ये आनंद यादव जी का जो जीवन है, ये पूरा का पूरा संघर्ष में है। और आनंद जो नाम की उपाधि प्राप्त हुई इन्हें, ये स्कूल में प्राप्त हुई, क्योंकि ये भी काफी होशियार विद्यार्थियों में से बन चुके थे, और मास्टर जी ने आनंदा के नाम से पुकारा करते थे। तो अब शुरू करते हम इस अध्याय को। आप अपनी अपनी पुस्तकें खोल ले अच्छे से। विधान भाग 2, अध्याय नंबर 2। पाठशाला जाने के लिए मन तरसता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। गड्ढे में धकेलना यानी कि अंत की ओर लेकर जाना, यानी कि नष्ट कर देना, समाप्ति की ओर लेके जाना। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहे। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईंट तैरने का कोल्लू चलाना होता। अब कोल्लू चलाने से क्या अभिप्राय, ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा गन्ने का रस निकाला जाता है। कोल्लू जल्दी किया तो दादा की समझ से की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। ये उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब 4 और कोल्लू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। बहुतायत होता है अधिक मात्रा होना, यानी कि उसकी डिमांड हो जाना, और भाव नीचे उतरना यानी कि सस्ता हो जाना। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ आता, और हमारे जैसे खेतों पर बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज्यादा निकलता। ये हकीकत है, वास्तविकता है। अगर ईख को थोड़ा और अच्छे से पकने दे तो उसमें इसे मिठास भी ज्यादा निकलती है और मात्रा में भी ज्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्लू सबसे पहले शुरू होता था। अब यहाँ पर लेखक की एक सोच थी, अगर एक सवाल करें कि वो अपने खेतों से ज्यादा मात्रा में उपज निकालने की सोच रखते थे। वो कठिन से कठिन मेहनत की ओर विशेष ध्यान रखते थे। अगला पेज निकाल लीजिए।
इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। जन होता है लोग, आदमी। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे क्या होता है? उपले या गौ से। तू ही बता, मैं का पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह घुर रहा था। बरहेला सुअर यानी कि एक क्रोधित सुअर की तरह, एक भयंकर सुअर की तरह। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अब मल्ला यानी खेती के इस नाम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है। तो दादाजी राव से मेरे पढ़ने के बारे में क्या है? अब दत्ताजी राव गांव के सम्मानित व्यक्ति है और बहुत बड़े जमींदार हैं और लेखक के दादाजी ने उन्हीं के खेतों में काम किया है। वो गांव के प्रत्येक ऐसा व्यक्ति की क्या करते हैं, ऐसा उनका जीवन है, ऐसी उनकी सोच है दत्ताजी की। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ, तो उन सब कुछ समझाकर तो वे ठीक तरह से समझा सकेंगे। आगे देखिए, अगला पेज पे आइए। ठीक है, चलेंगे। माँ हाँ की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। स्वर यानी कि वाणी में। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़फन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। दादा से अभिप्राय यहाँ पर लिख के पिताजी के लिए मान सम्मान के रूप में ये सब प्रयोग हुआ है। को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। मैंने दीवार के सहारे बैठ दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ यह भी बताया कि दादा सारे बाजार में रकमा भाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे। इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। जोतना, जोत देना से अभिप्राय होता है लगा देना। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं, अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी से कहा, अब जनवरी का महीना है, नजदीक आई है। मैं यदि भी ट्राई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया। अब यहाँ पर एक सवाल करें कि लेखक के पिताजी की चारित्रिक विशेषताएं बताई हैं। ये आप सभी ऊपर चुके हो कि वो पूरा पूरा दिन किसके पास गुजारते थे, जो ऐसे ही व्यतीत करते रहते थे, खेतों में काम नहीं करते थे किसी तरह से। वो घर पर किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं किया करते थे। और दूसरा सवाल किया जाए, दूसरा सवाल, क्या जानते हो या उनकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो दत्ताजी राव के संबंध में आप सभी कुछ बातें बता सकते हो कि उनका जीवन कैसा था। व्यक्ति थे, जमींदार थे और गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। सभी व्यक्तियों की वो गांव से जो भी कोई उनके पास आता था उनकी सहायता करते थे। तो आगे देखते हैं। ठीक है, अब तो आप घर जाओ, तो वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से
घड़ी भर बाद में तू जाना रे छोरा, छोरा से आया कैसे, ये बात किसने कही, ये बात कही है, ये बातें कही है लेखक को राव ने। फिर देखिए आगे, जी कहकर हम खड़े हो गए, उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम लोगों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग बाजी देने बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक, मुझे जो करना है मैं करूंगा। देख उसके सामने तुझे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। आगे पेज निकाल लीजिए। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, सागरी देने देश सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा, बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं रहा है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज दे। कामवान था। दादा ने अधीरता से पूछा। अधीरता क्या होती है? व्याकुलता, बेचैनी। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं वो आता हूँ, तब तक तू रोटियां रोटियां सेक ले। गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा, तू जा, ने बुलाया जी ने भोजन करने। अच्छा, मैं पूछा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। राह देखना, इंतजार करना। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी मैं बैठ। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी मैं 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया, खेतों में आने वाला कोई नहीं है। और इतना फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जीरे करना शुरू किया। जीरा क्या होता है? उर्दू शब्द है, जीरा का अर्थ होता है बहस। तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। हजामत बनाने से अभिप्राय है कि उन्हें डांट फटकार लगाकर समझाना। देसाई के मला यानी खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं था। मन खेत में श्रम करता है, यानी कि मेहनत नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता है और बच्चों को काम जोतकर इस तरह गांव में सांडे की तरह घूमता है और अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को, हर एक यानी कि प्रत्येक तर्क को दत्ता जी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस दे पोस्ट मास्टर की, कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। ये सभी गुण किसके अंदर थे? ये सभी गुण गतिरथ के अंदर थे। उनकी विशेषताओं में ये लिख सकते हैं। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके मैं काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके 15 ज्यादा बच्चे हो गए हैं, इस हमारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। अब दत्ता जी राव का एक और गुण उभर है, वो गांव में किसी भी व्यक्ति को अशिक्षित नहीं रखना चाहते थे। वो प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से पढ़ लिख कर उसे एक सुशिक्षित नागरिक बनाने की उनकी एक प्रबल इच्छा थी दत्ता जी राव की। आगे देखिए, मैंने मना कब किया है जी? इसको जरा गलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकलकर जरा नजरों के सामने रख लिया। कैसी आदत है? चाहे जैसी
यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चाय बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। यानी कि दादा ने अपनी बातों को, अपने अवगुणों को छिपाने के लिए पूरा का पूरा दोष किस पर डाल दिया? लेखक पर, अपने बेटे पर। आगे देखिए, आगे पेज निकाल लीजिए। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी? जी नहीं, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एकाध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एकाध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? कौन सवाल करता है ये? दत्ता राव जी। इससे लेखक के पिताजी से। जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। यानी कि अपने आप को न सुधार कर, अपने अवगुणों को छिपा कर पूरे के पूरे इसके अंदर अवगुण निकालना चाहते लेखक के पिताजी लेखक के अंदर। दादा ने मन मारकर कहा, इस का कोई बस नहीं चला था, क्योंकि गांव के सभी व्यक्ति चाहे कैसे भी हो, वो दादा की सॉरी ये जो राव जी की बातों को मना नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकतर जो गांव था वो राव जी पर ही निर्भर था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? यानी कि कौन किससे सवाल करता है? लेखक के पिताजी। किससे? लेखक से। अब लेखक के समक्ष लेखक के पिताजी ने पढ़ने के लिए एक शर्त रख दी कि पहले वो खेत में काम करेगा, 11 बजे तक खेतों में काम करेगा, उसके बाद वो स्कूल जाएगा, और स्कूल से आने के बाद फिर से वो 1 घंटा पशुओं को चराएगा।